जेफरी एप्स्टीन की कहानी तो सब जानते हैं, लेकिन क्या हो अगर वो कहानी सिर्फ एक शुरुआत हो? क्या हो अगर उस कहानी के नीचे एक बहुत गहरा और ज्यादा खतरनाक राज छिपा हो? आज हम इसी एक विस्फोटक थ्योरी की पड़ताल करने जा रहे हैं कि एप्स्टीन का मामला सिर्फ एक सेक्स स्कैंडल नहीं था, बल्कि हो सकता है कि ये एक बहुत ही शातिर इंटेलिजेंस ऑपरेशन का हिस्सा था। लेकिन देखिए, इस थियरी में उतरने से पहले उन फैक्ट्स को याद करना जरूरी है जो हम सब जानते हैं, वो बातें जिन्होंने अमेरिकी राजनीति की नींव तक हिला दी थी। एप्स्टीन का नेटवर्क जबरदस्त था। प्रेसिडेंट से लेकर बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स तक दुनिया के सबसे पावरफुल लोग उसके सर्कल में थे। और सोचिए, जब इन लोगों के नाम नाबालिगों से जुड़े यौन अपराधों के मामले में सामने आए तो सत्ता के गलियारों में कैसा हड़कंप मचा होगा। पर क्या हो अगर जो हेडलाइंस में था वो पूरी कहानी थी ही नहीं, एक थ्योरी है जो काफी समय से चल रही है, और वो एप्स्टीन का नाम दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसियों में से एक के साथ जोड़ती है। मोसाद, इजराइल की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, ये अपनी काबिलियत और कह सकते हैं बेरहमी दोनों के लिए जानी जाती है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना हो या सीरिया में जासूस एली कोहेन का वो मशहूर किस्सा, इनके ऑपरेशंस की लिस्ट बहुत लंबी और खतरनाक है। ये वो एजेंसी है जो हमेशा पर्दे के पीछे से काम करती है। तो चलिए अब एक एक करके उन सुरागों को देखते हैं, उन कड़ियों को जोड़ते हैं जिन पर ये पूरी थ्योरी टिकी हुई है। ये जो इंटेलिजेंस कनेक्शंस की बात है ना, ये 4 मुख्य सुरागों पर खड़ी है, और ये चारों चीजें धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में ही सामने आई हैं। और इस थ्योरी के मुताबिक ये कोई नई बात नहीं है, ये ऑपरेशन दशकों से चल रहा था। जी हाँ, डेकेड्स। 2019 में आई एक किताब ने तो ये तक दावा किया कि इसकी शुरुआत 80 के दशक में ही हो गई थी, जब एप्स्टीन और मैक्सवेल को कथित तौर पर इजरायली इंटेलिजेंस ने रिक्रूट किया था। अब इस पूरी थ्योरी के सेंटर में एक बहुत बड़ा नाम है, एहुद बराक, इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। जब एप्स्टीन अपनी पहली सजा काटकर जेल से बाहर आया तो उसके और बराक के बीच जो रिश्ते थे, उन्होंने ही सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए। सोचकर देखिए, एप्स्टीन के जेल से छूटने के बाद बराक उससे 30 से भी ज्यादा बार मिले। 30 बार! ये कोई आम दोस्ती तो नहीं लगती, है ना? इसी पैटर्न ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। और फिर सामने आता है ये लीक हुआ ईमेल एहुद बराक का, जिसमें वो लिखते हैं, आपको ये साफ करना होगा कि मैंने मोसाद के लिए काम नहीं किया। और उसके बाद एक स्माइली फेस। हाँ, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंटेलिजेंस की दुनिया में ये एक तरह का कोडेड मैसेज था, मजाक के पीछे छिपा एक सच। पर शायद सबसे बड़ा और सीधा दावा खुद एफबीआई की तरफ से आया। 2020 के एक मेमो में एक सोर्स के हवाले से साफ साफ लिखा था कि एप्स्टीन मोसाद का एक कोऑप्टेड एजेंट था, मतलब एक ऐसा एजेंट जिसे मोसाद ने अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। तो ठीक है, अगर मान लें कि एप्स्टीन वाकई एक एजेंट था, तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े और रिस्की ऑपरेशन का मकसद क्या था, इसका एंड गेम क्या था? और यहीं आता है इसका जियोपॉलिटिकल एंगल। थ्योरी के मुताबिक मकसद था पावरफुल लोगों को ब्लैकमेल करना, ताकि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन यानी ईरान के खिलाफ किया जा सके। ओबामा के टाइम पर ईरान से डील की बात हो रही थी, लेकिन फिर ट्रंप के आते ही पॉलिसी पूरी तरह बदल गई। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? और कहानी सिर्फ ईरान पर खत्म नहीं होती। थियरी ये भी कहती है कि एप्स्टीन सीरिया के मामले में भी दखल दे रहा था। प्लान ये था कि अमेरिका और रूस के बीच एक डील करवाई जाए, जिससे इजराइल विरोधी असद सरकार को हटाया जा सके। एक ऐसा नतीजा जिससे इजराइल और रूस दोनों का फायदा हो। ये सारी बातें सुनकर एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं परेशान करने वाला सवाल मन में आता है कि आखिर इंटरनेशनल रिलेशंस में भरोसे की जगह क्या है? ये तो सब जानते हैं कि दुश्मनों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन दोस्तों का क्या? एप्स्टीन का मामला जियोपॉलिटिक्स की एक कड़वी सच्चाई सामने लाता है। वो ये कि जासूसी सिर्फ दुश्मन देशों के खिलाफ नहीं होती, बल्कि अक्सर ये सबसे करीबी दोस्तों और सहयोगियों के बीच होती है। तो आखिर में जब हम एप्स्टीन केस को इस जासूसी वाले एंगल से देखते हैं, तो ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल ये है कि अगर सहयोगी ही एक दूसरे पर जासूसी कर रहे हैं, तो फिर भरोसा किस पर किया जाए?